जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें तो लेट मी टेल यू कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पीएमएस और सीएसएस दोनों के एग्जाम्स में ये ऑन एंड ऑफ आता रहता है, तो इसलिए हम इसको मल्टीपल डायमेंशन में कवर करेंगे। तो कमिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं या वो रीजंस देखते हैं जिनकी वजह से 18th अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले जो चीज़ थी जिसकी वजह से 18th अमेंडमेंट लाई गई वो ये थी कि प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर्स हुआ करती थी, जिसके तहत वो असम्बली को या गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते थे। तो ये जो क्लॉज थी ये आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी हमारे 8th अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में। 1985 में प्रेसिडेंट ज़िया ने ये अमेंडमेंट 8th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की थी। इसके तहत एक आर्टिकल जो है डेट इज़ नोन एज आर्टिकल 58(2)(b) ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था और इसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो असम्बलीज को और गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते थे ऑन मल्टीपल चार्जेस। नॉर्मली करप्शन के चार्जेस पे ही गवर्नमेंट को और असम्बलीज को डिसॉल्व किया जा रहा था। तो 1988 से लेके 1998 तक जो पीरियड था, इस दरमियान 4 बार असम्बलीज जो हैं वो डिसॉल्व हुई थी। ठीक है जी, और इसी आर्टिकल 58(2)(b) को यूज़ किया जा रहा था। तो जब नवाज शरीफ साहब की दूसरी बार गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस आर्टिकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो आर्टिकल है 58(2)(b) इसको ख़त्म कर देना चाहिए ताकि प्रेसिडेंट जो है ये असम्बलीज को डिसॉल्व ना करें। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने 13th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में 1997 में, जिसके तहत आर्टिकल 58(2)(b) जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद ये परसीव किया जा रहा था कि अब असम्बलीज जो हैं ये डिसॉल्व नहीं की जाएंगी, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद फिर से इनकी गवर्नमेंट जो है ये ख़त्म होती है और अकॉर्डिंगली जनरल मुशर्रफ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट करते हैं। दैट अमेंडमेंट इज़ नोन एज 17th अमेंडमेंट। ठीक है जी, 17th अमेंडमेंट की जाती है 2002 में। इस अमेंडमेंट के तहत कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें थी वो ये थी कि एक तो 13th अमेंडमेंट को रिवाइव कर दिया गया। थोड़ी 13th अमेंडमेंट जो इन्होंने की थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपने टेन्योर में, उसको ख़त्म किया गया और 8th अमेंडमेंट को रिवाइव किया गया। यहाँ पे मिस्टेकनली रिवाइविंग 13th अमेंडमेंट लिखा गया है, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी मेजर वो ये थी 17th अमेंडमेंट में कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए ये शर्त रख दी गई थी कि वे 2 से ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ठीक है, तो इसलिए इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 17th अमेंडमेंट, इसके तहत उनका तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना जो था वो पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी वो भी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, तो वो भी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए अहल नहीं रही थी क्योंकि ये अमेंडमेंट आ चुकी थी। तो इसकी वजह से भी जो दोनों पार्टीज़ हैं, पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये 18th अमेंडमेंट की थी ताकि ये जो चीज़ है ये ख़त्म की जा सके। इसको हम अभी आने वाली स्लाइड्स में डिटेल से देखते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं जी कि क्या की एस्पेक्ट्स थी जो 18th अमेंडमेंट के साथ आई। 18th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी अमेंडमेंट कंसीडर की जाती है क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत अराउंड 100 जो आर्टिकल्स हैं या 100 प्लेसेस पे चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1973 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कुछ छोटी मोटी चेंजेस थी, लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे चल के। अच्छा, लाइक मैंने अभी बात की थी कि ये
PMLN एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ये अमेंडमेंट जो है इसको लेके आगे चले थे। ये बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक हुआ था बेनज़ीर साहिबा के दरमियान और नवाज शरीफ साहिब के दरमियान। इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कॉन्सिक्वेंसेस में ही ये अमेंडमेंट थी, क्योंकि दोनों पार्टीज ने ये डिसाइड किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्लॉज हैं उनको दूर करेंगे ताकि जो डिक्टेटर्स आते हैं उनका रास्ता रोका जाए और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ये फ्लोरिश कर सके। तो अकॉर्डिंगली 18th अमेंडमेंट की गई थी ताकि डेमोक्रेसी को जो है पाकिस्तान में स्ट्रेंथन अप किया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की 17th अमेंडमेंट थी जो उन्होंने 2002 में दी थी, 18th अमेंडमेंट के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है जी, यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर के लिए जो 2 टर्म से ज़्यादा वाली कंडीशन थी वो ख़त्म होगी। अब प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार भी बन सकते थे। अकॉर्डिंगली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2013 में जाके प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार भी बने थे। यही चीज़ इसके क्रिटिसिज्म में भी आती है 18th अमेंडमेंट में। इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो मैंने पहले कहा कि हम इसको मल्टीपल डायमेंशन में देखेंगे। तो सबसे पहली जो डायमेंशन है वो ये है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंशियल पावर जो थी वो रिड्यूस की गई। हमने अभी बात की कि प्रेसिडेंट जो हैं वो आर्टिकल 58(2)(b) के तहत असम्बलीज को डिसॉल्व कर रहे थे, ठीक है, पास्ट में। तो 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये जो 58(2)(b) वाली क्लॉज है ये ख़त्म की गई और अब इसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स नहीं है कि वो असम्बलीज को या गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को असम्बलीज डिसॉल्व करनी होगी तो डैट वुड बी ओनली पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करें। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशंस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है वो असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट एडवाइस ना करें या रिकमेंड ना करें तब तक प्रेसिडेंट जो है वो असम्बलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकते। उसके अलावा जी एक और चीज़ जो 18th अमेंडमेंट के साथ आती है वो ये आती है कि अगर गवर्नमेंट लेट सपोज या असम्बलीज डिसॉल्व भी हो जाती हैं या जब जा रही होती है गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डाली गई आर्टिकल 224 के तहत कि जो केयर टेकर सेटअप होगा उसके लिए अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिल के आपस में कंसेंसस करेंगे और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, इससे पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद से केयर टेकर गवर्नमेंट बना रहे होते थे। तो ये आर्टिकल 224 के तहत ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई कि अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के कंसेंसस के साथ बनेगी। इसके अलावा एक और जो मेजर चीज़ 18th अमेंडमेंट के तहत आती है वो ये है, दैट इज़ द आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट जो हैं वो बाउंड हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करें। ठीक है जी, तो इस तरह से जो ज़्यादातर इख्तियारात हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ गए हैं और प्रेसिडेंट जो हैं वो बाउंड हैं कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अमल करें। इसके अलावा 18th अमेंडमेंट से पहले रेफरेंडम करवाने की जो पावर्स हुआ करती थी डेट वर हेल्ड विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये पावर्स प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई अंडर द आर्टिकल 48(6). इसके तहत रेफरेंडम करवाना जो है ये अब प्राइम मिनिस्टर के पास इसकी अथॉरिटी है। इससे पहले प्रेसिडेंट जो थे वो रेफरेंडम करवाते थे। हम लोग हिस्ट्री में अगर देखें तो अयूब खान साहब ने रेफरेंडम करवाए थे, जनरल ज़िया के टाइम में रेफरेंडम होता था। Those referendums were basically meant to legitimize the rule of those dictators। ठीक है जी, तो अब एक चीज़ ये कर दी गई थी कि प्रेसिडेंट जो हैं वो रेफरेंडम नहीं करवा पाएंगे ताकि जो इन्होंने पास्ट में रेफरेंडम्स को यूज़ किया था अपनी गवर्नमेंट्स को लेजिटिमाइज करने के लिए, वो चीज़ ख़त्म की जा सके। तो इसके अलावा जी प्रेसिडेंट की पावर्स तो 18th अमेंडमेंट ने कर्टेल की ही की, इसके साथ इन्होंने पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को भी एम्पावर किया। ठीक है जी,
इसमें किस तरह से एम्पावर किया, हम इसको वन बाय वन देखते हैं जी। एक तो सबसे पहली चीज जो है वो चीफ एग्जेक्टिव की जो पावर्स हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई हैं अंडर द 18th अमेंडमेंट। इससे पहले जो ज्यादातर पावर थी डेट वर हेल्ड विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसको जिन आर्टिकल्स के तहत ये दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर को पावर, दैट आर द आर्टिकल 90 एंड 99। इनके तहत अब चीफ एग्जेक्टिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं और मेजर डिसीजन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 18th अमेंडमेंट से पहले एक चीज जो थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो तमाम इम्पोर्टेंट मैटर्स में प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने के लिए बाउंड थे। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 46 के थ्रू ये चेंज आया कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मेजर डिसीजंस खुद करेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे ऑन पॉलिसी मैटर्स। ठीक है, यानी कि उनको स्पेशली प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल है या कंसेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, वो खुद से मेजर पॉलिसी डिसीजन जो हैं वो ले सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और जो है वो प्रेसिडेंट की पावर कम की गई और प्राइम मिनिस्टर की पावर इंक्रीज हुई, वो ये थी कि जो डिफरेंट की अपॉइंटमेंट्स हैं लाइक जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट और जो सर्विसेज चीफ हैं लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो इनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। लेकिन 18th अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज डाली गई कि प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि जो नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट उन्हीं में से उन्हीं को अप्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो ये भी एक मेजर जो है चीज है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर को पावर ये दी गई है और प्रेसिडेंट की ये पावर जो है ये कम की गई है। इसके अलावा जी जिस तरह हमने पहले बात की कि जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंडीशन थी कि वो 2 टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकते, ये भी 18th अमेंडमेंट के थ्रू खत्म कर दी गई। जब हम इसकी आगे चल के अपने लेक्चर के लेटर पार्ट में ये चीज डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म क्या होता है 18th अमेंडमेंट पे, तो वहां पे हम देखेंगे कि यही चीज जो है इस पे क्रिटिसिज्म भी किया जाता है 18th अमेंडमेंट में कि इसने जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं उनके लिए रास्ता क्लियर किया था थर्ड प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या बेनजीर साहिबा के लिए। बेनजीर साहिबा तो ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी लेकिन नवाज शरीफ साहब को इसकी वजह से फायदा हुआ। तो 18th अमेंडमेंट में जो क्रिटिसिज्म आता है वो इसकी बेसिस पे भी होता है। इसके अलावा जी एक और अगली चीज जो है वो इस आर्टिकल 6 के तहत जो इसका स्कोप था उसको इंक्रीज कर दिया गया। आर्टिकल 6 बेसिकली डील करता है हाई ट्रीजन और जो कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीचेज हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, यानी कि इसको आसान लफ्जों में अगर बयान किया जाए तो वो ये है, आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर कोई शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा या उसकी ब्रीच करेगा तो उसके ऊपर गद्दारी का केस जो है वो चलेगा। ठीक है, और गद्दारी की सजा जो है स्टेट से गद्दारी की सजा डेट इज नॉट लेस देन द डेथ पेनल्टी। तो इसके तहत जी आर्टिकल 6 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसका दायरा कार है आर्टिकल 6 का वो इंक्रीज किया गया और इसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करेगा, इसके अलावा जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच में जो लोग हेल्प करेंगे, जो उसके अबैटर्स होंगे, उनके ऊपर भी हाई ट्रीजन की जो केसेस हैं वो चलेंगे और अकॉर्डिंगली उनको भी उसी हिसाब से सजा मिलेगी। ठीक है जी, तो इस तरह से इसने आर्टिकल 6 के स्कोप को 18th अमेंडमेंट ने इंक्रीज कर दिया। अगली जो हमारे पास डायमेंशन है वो ये है कि सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस। नॉर्मली क्वेश्चन इस तरह से भी आ रहा होता है कि 18th अमेंडमेंट ने किस तरह से सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को इम्प्रूव किया, या फिर इसमें यह भी आ सकता है कि किस तरह से इसने सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को खराब किया। तो इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस को देखने से पहले एक चीज पे बात करते चले, वो ये है कि 18th अमेंडमेंट के थ्रू डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई।
हमने पहले बात की थी कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रिपरकशंस में ही अमेंडमेंट आई थी, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसने एक चीज और जो दी है 18th अमेंडमेंट ने, वो ये है कि प्रोविंसेस के ऊपर ये मैंडेटरी कंडीशन है कि वो पावर जो हैं वो डिसॉल्व करेंगे टू द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा प्रोविंसेस में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर जो है वो इनको डिवॉल्व करेंगी, ताकि जो बेसिक डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान में फ्लोरिश कर सके। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया गया था कि वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए इलेक्शन करवाएंगे जब भी प्रोविंसेस की तरफ से उनको रिक्वेस्ट की जाएगी। तो अभी हम देखते हैं जी कि किस तरह से 18th अमेंडमेंट ने सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो इश्यूज हैं या फ्रिक्शन जो थी उसको किस तरह से कम किया। सबसे पहले जी इसने कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश किया आर्टिकल 142 के तहत। इससे पहले एक फेडरल सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसके अलावा प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट लिस्ट गिवन थी जिनमें ये सब्जेक्ट्स डिफाइंड थे। तो उसकी वजह से सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान अक्सर ही कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंसेस आ रहे होते थे। 18th अमेंडमेंट ने क्या किया, 18th अमेंडमेंट ने कंकरेंट लिस्ट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म की, और साथ में एक चीज़ जो मेंशन की गई वो ये कहती है कि जो भी सब्जेक्ट्स शेड्यूल 4 में मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो प्रोविंसेस के पास हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स फेडरेशन के पास मेंशन्ड नहीं है, या जो भी सब्जेक्ट्स बल्कि इसको इस तरह से कहते हैं कि शेड्यूल 4 में सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं जो कि फेडरेशन के पास हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। इसके अलावा जो भी कोई इशू होगा वो ऑटोमेटिकली ये कंसिडर किया जाएगा कि वो प्रोविंसेस की पावर में आता है। ठीक है जी। तो इस तरह से जिन चीज़ों के ऊपर इशू आता था वो ख़त्म हो गई, और ऑटोमेटिकली जो भी नई चीज़ आएगी वो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये प्रोविंसेस की पावर में आती है। इसके बाद अगली चीज़ जो है जी, दैट इज़ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन लोकल गवर्नमेंट मैटर्स। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि प्रोविंसेस के ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे, इसके साथ साथ ही 18th अमेंडमेंट ये भी कहती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविंसेस जो हैं वो उनके पास ये फुल पावर्स हैं कि वो किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को पावर जो है वो डिवॉल्व करते हैं। इससे अगली चीज़ जो है, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जिस चीज़ के ऊपर फ्रिक्शन हुआ करती थी वो ये थे कि नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाए। ठीक है, नॉर्मली प्रोविंसेस का क्लेम ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये जिस प्रोविंस से निकले उसी के होने चाहिए। फेडरेशन कहती है कि हमारे पास होने चाहिए। तो इसके ऊपर 18th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 172 1.3 के तहत ये कहा कि जो भी रिसोर्सेज होंगे लाइक ऑयल या गैस के रिजर्वायर्स, उनके ऊपर फेडरेशन का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इक्वल शेयर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं से ऑयल के रिजर्व्स निकल आते हैं किसी प्रोविंस से, तो उसमें आधा शेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का होगा और आधा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा। ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो है जी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो की गई 18th अमेंडमेंट के तहत, वो ये थी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन अप किया गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसका जो दायरा कार है उसको इंक्रीज किया गया अंडर द आर्टिकल 153। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बेसिकली एक बॉडी है जिसका मकसद ये है कि जब प्रोविंसेस के और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई इश्यूज आए तो उनको एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। ठीक है जी। इसके तहत, बल्कि पहले इसकी कंपोजिशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके जो चेयरमैन होते हैं जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे प्रोविंसेस के। और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को
यानी कि ये पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है, दोनों हाउसेस को, नेशनल असेंबली और सेनेट को। इसके अलावा इसका जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है तो वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले लें, बल्कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। इसके तरीक़ाकार ये है जी कि जब प्रोविंसेस के दरमियान कोई इशू आता है तो प्रोविंसेस उसको रेफर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन को। ये मिनिस्ट्री बेसिकली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सेक्रेटेरिएट के तौर पे काम करती है, ठीक है। यानी कि प्रोविंसेस ने जब कोई इशू होगा तो वो इस मिनिस्ट्री को रेफर करेंगे और ये मिनिस्ट्री जो है फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जब मीटिंग होगी तो उसके एजेंडा पे इस इशू को रखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है जी। तो इसके तहत जो फेडरेशन के और प्रोविंसेस के आपस में जो डिफरेंसेस थे उनको हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा जी 18th अमेंडमेंट ने जो फेडरल कैबिनेट है उसको रिस्पॉन्सिबल किया सेनेट के आगे भी। इससे पहले जो है फेडरल कैबिनेट यानी कि आपके जो फेडरेशन के मिनिस्टर हुआ करते थे या फेडरल मिनिस्टर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली को जवाब दिया करते थे, ठीक है। तो 18th अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि नेशनल असेंबली के साथ साथ जो फेडरल कैबिनेट है वो सेनेट को भी रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी कि उसको भी जवाब देगी। सेनेट में क्योंकि सारे प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तो इस वजह से सेनेट का जब जब सेनेट को इख्तियार किया गया कि वो फेडरल मिनिस्टर्स को कॉल कर सकते हैं फॉर देयर क्वेश्चंस और उनसे जवाब ले सकते हैं डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि प्रोविंसेस को ये पावर दे दी गई कि वो फेडरल मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक सवाल जवाब करने की अथॉरिटी रख सकें, ठीक है जी। इसके बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की गई। नेशनल फाइनेंस कमीशन जिसको हम एनएफसी कहते हैं, एनएफसी अवार्ड बेसिकली आर्टिकल 163 के 160.3 या 160 ब्रैकेट में 3 मेंशन किया मैंने। इसके तहत ये कहा गया है जी कि प्रोविंसेस को एनएफसी अवार्ड में जो शेयर है वो कम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 2010 में लास्ट हमारा जो एनएफसी अवार्ड था वो दिया गया था, ठीक है। इस अवार्ड के तहत ये था जी कि 42.7% शेयर जो है नेशनल एक्सचेकर का वो फेडरेशन के पास होगा यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास, और 57.3% जो शेयर है हमारा वो किसके पास होगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो 18th अमेंडमेंट के तहत ये भी एक चीज फिक्स कर दी गई कि ये जो शेयर है इससे कम नहीं किया जा सकता, प्रोविंसेस का शेयर इंक्रीज तो किया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम इसको क्रिटिसिज्म में जब देखेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज के तौर पे रखते हैं, वो ये है कि इसके तहत प्रोविंसेस को जो बजट एलोकेट हो चुका है या जो अवार्ड दिया जा चुका है उससे कम नहीं किया जा सकता। तो यही एक रीज़न भी है कि अभी तक 2010 के बाद से कोई भी दोबारा एनएफसी अवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है जी। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो इमरजेंसी जो लगाई जाती थी प्रेसिडेंट की तरफ से डिफरेंट टाइम्स में लगाई जाती थी, इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। आर्टिकल 232 के तहत प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी कि वो खुद से किसी भी प्रोविंस में इमरजेंसी लगा सकते थे, तो ये कंडीशन जो थी ये प्रेसिडेंट से ले ली गई। अब अगर किसी भी प्रोविंस में इमरजेंसी लगानी होगी तो उसके लिए प्रेसिडेंट के ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि उस प्रोविंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन मूव की गई हो। जब प्रोविंशियल असेंबली जो है वो रेजोल्यूशन मूव कर देगी तो उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रेसिडेंट को प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन के बगैर ही इमरजेंसी लगानी पड़े तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रेसिडेंट बाउंड है
कि उस इमरजेंसी को विद इन 10 डेज पार्लियामेंट के सामने प्लेस करें, यानी कि आपकी नेशनल असेंबली और सेनेट के सामने इसको पेश किया जाए ताकि वो इसके ऊपर डिसीजन करें। अगर नेशनल आपकी पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट इसके ऊपर डिसीजन देते हैं कि ठीक है, जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई थी वो ज़रूरी है, तो फिर तो इमरजेंसी कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज इमरजेंसी ऑटोमेटिकली एब्रोगेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पार थी प्रेसिडेंट की ये ख़त्म हुई और प्रोविंसेस को ये पार दे दी गई कि वो असेंबली लगाने के लिए रेजोल्यूशन इमरजेंसी लगाने के लिए रेजोल्यूशन मूव करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके तहत 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस के और फेडरल गवर्नमेंट के जो रिफ्ट थी उसको कम किया। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं कि इनको इश्यूज कुछ इन्होंने रिजॉल्व तो किए, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर 18th अमेंडमेंट के बावजूद भी कंटेंशन जो है वो प्रिवेल करती है। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है जी जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है या जो 18th अमेंडमेंट जिसको ख़त्म करने में कामयाब नहीं रही, वो ये है जी कि NFC अवार्ड। NFC अवार्ड के बारे में जिस तरह मैंने कहा कि एक NFC अवार्ड में जो शेयर दिया जा चुका होगा उससे कम नहीं किया जा सकता। तो अकॉर्डिंगली अब फेडरल गवर्नमेंट का स्टांस ये आता है कि हम लोग जो हैं डेफिसिट जब, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है हमारी इकोनॉमी वैसे ही डेफिसिट में जा रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टांस लिया जाता है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसका सारा बर्डन फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा होता है और प्रोविंसेस जो हैं उनके ऊपर इसका बर्डन नहीं जा रहा। तो फेडरल गवर्नमेंट ने इसी वजह से अभी तक 2010 के बाद से कोई NFC अवार्ड नहीं दिया। ठीक है जी, तो इसके बरक्स जो प्रोविंसेस हैं हमारे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट NFC अवार्ड दे, बिकॉज उनको ये एक कंडीशन नज़र आती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि NFC अवार्ड के तहत उनका जो शेयर है वो डेफिनेटली इंक्रीज ही होगा, क्योंकि कम तो नहीं किया जा सकता किसी कंडीशन में भी। तो इसलिए प्रोविंसेस जो हैं वो डिमांड करते हैं कि NFC अवार्ड दिया जाए, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसको अवॉइड करती रही है और अभी भी कर रही है। ठीक है जी, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज 18th अमेंडमेंट के बाद मजीद इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, लाइक आपके पुलिस सर्विस के जो प्रोविंसेस में ऑफिसर जाते हैं वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को देती है और फिर प्रोविंसेस अकॉर्डिंगली उनकी पोस्टिंग्स अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में या अपने प्रोविंस में अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इसके ऊपर अक्सर ही फेडरेशन के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान इश्यूज नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल AD ख्वाजा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई थी, बल्कि AD ख्वाजा साहब के बाद जब इनकी IG सिंध अपॉइंट हुए थे, तो उनके कलीम इमाम साहब IG सिंध जब अपॉइंट हुए थे तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो उनको नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उनको IG अपॉइंट किया था। इस तरह से प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान एक क्लैश नज़र आ रहा था कि वो जो टॉप हायरार्की के ऑफिसर से फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंट करें और प्रोविंसेस जो हैं वो अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं। सिमिलरली जो आपकी सेंट्रल सुपीरियर सर्विस हैं और प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, इनके दरमियान भी ये इशू आता है कि वो कहते हैं कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के जो लोग हैं वो सेंटर में सर्व करें और प्रोविंशियल जो सर्विसेज हैं वो प्रोविंशियल एग्जाम्स के थ्रू आए हुए लोगों को दी जाएं। तो ये भी एक 18th अमेंडमेंट के बाद फ्लॉ जो है या एक इशू जो है ये नज़र आता है हमें। इसके अलावा जी हेल्थ सेक्टर में भी कुछ चैलेंजेस जो हैं 18th अमेंडमेंट के बाद आना शुरू होते हैं, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के तहत हेल्थ जो है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, यानी कि प्रोविंसेस जो हैं उनके पास ये पावर्स हैं कि वे हॉस्पिटल्स बनाएं, हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वो अडॉप्ट करें। लेकिन अब होता क्या है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जाती है, लाइक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, तो इस तरह के जब गोल्स इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दिए जाते हैं तो वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट्स को टास्क दिए जाते हैं। तो प्रोविंसेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की बात मानने के लिए बाउंड नहीं होते,
तो इसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान हमें डिफरेंसेस जो हैं वो नज़र आते हैं। इसकी एग्जांपल हमें कोविड की टाइम पे नज़र आती है, जब फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन की पॉलिसीज़ दी जा रही थी और कुछ प्रोविंसेस उसमें लॉकडाउन को अप्लाई नहीं कर रहे थे। समटाइम्स ऐसा हो रहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉकडाउन की पॉलिसी की तरफ जा रही थी, लेकिन फेडरेशन जो है वो लिमिटेड लॉकडाउन करना चाह रहे थे या स्मार्ट लॉकडाउन करना चाह रहे थे। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हमें हेल्थ सेक्टर में नज़र आते हैं। इसके अलावा जो एक और सेक्टर जो है जहाँ पे हमें इसमें 18th अमेंडमेंट के बाद क्लैशेस जो है वो नज़र आते हैं, दैट इज़ द एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में जी 18th अमेंडमेंट आर्टिकल 25A के तहत ये कहती है कि फ्री बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। तो इसकी वजह से सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान अक्सर इश्यूज आते रहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये दे सकते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम फेडरल गवर्नमेंट ने एक फ्लो किया, ये आइडिया सिंगल नेशनल फ्लोट किया सिंगल नेशनल करिकुलम का आइडिया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है उसने इसको अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। ठीक है जी। तो इस तरह से जो एजुकेशनल पॉलिसीज जो फेडरल गवर्नमेंट देती है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है, इनका आपस में क्लैश जो है हमें नजर आता है। ठीक है जी। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ऑल्दो 18th अमेंडमेंट ये कहती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अक्सर हमें इसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। प्रोविंसेस कहते हैं जी कि जब एक नेचुरल रिसोर्स फॉर एग्जांपल गैस या गोल्ड या कोई भी ऑयल या कोई भी और नेचुरल रिसोर्स अगर उस प्रोविंस की ज़मीन से निकल रहा है तो उसके ऊपर पूरा शेयर उसी प्रोविंस का होना चाहिए, ना कि फेडरल गवर्नमेंट का। तो इस वजह से प्रोविंसेस कहते हैं जी कि हमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन फेडरेशन जो है ये इस चीज़ को एग्री नहीं करती। तो इसके ऊपर भी अक्सर सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो क्लैशेस हैं वो नज़र आते हैं। अगली चीज़ जो 18th अमेंडमेंट में फ्लॉ है जी, वो या जो इशू है वो क्या है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तो इस्टेब्लिश कर दी गई, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास सफिशिएंट पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती कि वो इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें, या जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डिसीजन है उसको प्रोविंसेस के ऊपर फोर्सफुली अप्लाई करें। ठीक है जी। तो इस वजह से ये भी इसकी सफिशिएंट पावर्स ना होने की वजह से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो डिसीजन है उसको अप्लाई करवाने में सक्सेसफुल नहीं रहती। इसके अलावा जी अगली जो 18th अमेंडमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म है या जो इशू है वो क्या है, वो ये है जी कि लोकल गवर्नमेंट, तो हमने बात की जिस तरह के 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करेंगे और पावर जो है वो इनको डिवॉल्व की जाएंगी, लेकिन वो हो नहीं रहा। ठीक है। प्रोविंसेस जो हैं वो अक्सर ही लोकल गवर्नमेंट को अवॉइड करते हुए नज़र आते हैं और ना ही वो लोकल गवर्नमेंट्स को पावर्स दे रहे हैं। तो इसके ऊपर 18th अमेंडमेंट पे ये एक क्रिटिसिज्म आता है कि 18th अमेंडमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई कि वो प्रोविंसेस को बाउंड करें कि वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो बनाएं या उसको अडॉप्ट करें। ठीक है जी। तो ये भी एक इसके ऊपर लेकुना जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हम कुछ जनरल प्रोविजंस देख लेते हैं। नॉर्मली आपका क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दो एक्सपेक्ट्स में आ रहा होता है कि सेंट्रल प्रोविंस के रिलेशंस को किस तरह से इसने इम्प्रूव किया या क्या क्या लकूना जो हैं सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस में वो 18th अमेंडमेंट ख़त्म करने में सक्सेसफुल नहीं रही। तो ये ही नॉर्मली आ रहा होता है। इसके अलावा कुछ जनरल प्रोविजंस हैं 18th अमेंडमेंट के, लाइक हमने शुरू में बात की थी कि तकरीबन 100 अमेंडमेंट्स की गई थी, लेकिन वो इतनी नोटेबल नहीं है कि हम उनको यहाँ पे डिस्कस करें। जो मेजर चीज़ें हैं वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो जी 18th अमेंडमेंट के तहत ये है कि NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था हमारा,
उसका नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया अंडर द 18th अमेंडमेंट। इसके अलावा होल्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अबायंस जो है उसको भी हाई ट्रीजन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। लाइक मुशर्रफ साहब ने जब 2002 में हमने बात की कि वो 17th अमेंडमेंट लेके आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया था, बल्कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबायंस किया था, यानी कि टेम्परेरी तौर पे या आर्जी तौर पे उसको एक साइड पे रख के और अपना सिस्टम जो है वो दे दिया था। तो ठीक है, इसके तहत 18th अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया है कि इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो भी हाई ट्रीजन कंसिडर की जाएगी, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो एब्रोगेट नहीं किया, ठीक है, ख़त्म तो नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उन्होंने एक साइड पे इसको किया, तो ये भी ट्रीजन की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। उसके अलावा जी 18th अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट्स हैं सीनियर जुडिशरी के लिए, उसकी प्रोसीजर जो है उसको भी रीडिफाइन किया गया। जो हायर कोर्ट्स के जजेस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक 8 मेंबर्स की कमेटी कायम की जाएगी। इस कमेटी में 4 मेंबर जो हैं वो नेशनल असेंबली से होंगे और 4 मेंबर जो हैं वो फ्रॉम सेनेट होंगे। ठीक है जी। तो ये मेंबर्स में एक कंडीशन और भी रखी गई कि ये जो लोग होंगे इनमें से आधे लोग अपोजिशन की तरफ से होंगे, यानी कि आधे लोग अपोजिशन के और आधे गवर्नमेंट के, और ये फिर मिल के एक कमेटी बनेगी और इस कमेटी के तहत जो सीनियर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाएंगी। उसके अलावा 18th अमेंडमेंट के थ्रू एक और चीज़ जो आती है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कंसेंसस के थ्रू होगी बिटवीन दी ट्रेजरी एंड द अपोजिशन। ठीक है, यानी कि जो हुकूमत होगी और जो अपोजिशन होगी वो मिल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है चुनाव वो करेंगे। इसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं जी इन्होंने इसको दोबारा से दिया, लाइक राइट ऑफ फेयर ट्रायल दिया आर्टिकल 10A के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया जी आर्टिकल 19A के तहत। इसके अकॉर्डिंगली बाद में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आता है, उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या अगर किसी आदमी को कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो उस गवर्नमेंट ऑफिस को रिटर्न में एप्लीकेशन देगा और वो गवर्नमेंट ऑफिस उसको वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा, अनटिल अनलेस के वो जो इंफॉर्मेशन सीख की जा रही है वो सीक्रेट ना हो। अगर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी तो फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, अदरवाइज उस इंडिविजुअल को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा जी राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी गई आर्टिकल 25A के तहत। ठीक है जी, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो 18th अमेंडमेंट ने कॉन्फर किए। इसके अलावा कुछ जनरल एडवांटेजेस, या जिस तरह हमने कुछ बेनिफिट आगे पहले उसके ऊपर क्रिटिसिज्म की हमने बात की, तो कुछ जनरल से एडवांटेजेस हैं या जो बेनिफिट्स हैं 18th अमेंडमेंट के वो क्या हो सकते हैं जी। सबसे पहले ये जी कि ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम 18th अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया, तो लोकल गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपके स्ट्रेंथन अप करती है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के थ्रू लीडरशिप आपकी इवॉल्व होती है, क्योंकि जब यूनियन काउंसिल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं तो नए नए लोग इमर्ज करते हैं, फिर उन्हीं लोगों को चांस मिलता है कि वो प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए या नेशनल असम्बलीज के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इस तरह से जो लीडरशिप है वो इवॉल्व होती है। उसके अलावा अगला फ़ायदा जो 18th अमेंडमेंट का है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को सफिशिएंट टाइम मिला कि वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं उनके ऊपर फोकस कर सके। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी या इस तरह के जो मेजर इश्यूज हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर फोकस कर सकती है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं वो जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड एरियाज हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इस तरह की चीज़ें, उसके ऊपर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर सकती है। तो इस तरह से दोनों गवर्नमेंट जो है वो अपने एरियाज में काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यही चीज़ें अक्सर कॉन्फ्लिक्ट का बायस भी बन रही होती हैं।
तो जी दिस वाज ऑल फॉर टुडे। 18th अमेंडमेंट को हमने देख लिया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर देम अकॉर्डिंगली। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।